हेलो बच्चों। तो आज हम अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर तक पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, किन के। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड ये कोवेलेंट है, ये आयनिक है, जो भी है वो हम कैसे पता कर पाते हैं। हम हमेशा उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं, और जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे हम ये बता पाते हैं कि ये कंपाउंड कोवेलेंट होगा, कंपाउंड आयनिक होगा या कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बातें हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ से ही पता चलती हैं। तो हम उसकी उसी कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करने चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पार करते हैं तुरंत हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, लाइव क्लासेस डायरेक्टली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए, आज हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले फोकस पे बात करते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट पे। तो हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक का जो पहला पॉइंट है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। अब बच्चों आज हम बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट एक्चुअली होता क्या है, किसे कहते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब अगर बेसिकली हम कहें तो तीन ही स्टेट पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड, एक को बोलते हैं लिक्विड और एक को बोलते हैं गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी जो हमारे कंपाउंड होंगे, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या तो वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, या कैसा होगा, लिक्विड होगा, और या फिर कैसा होगा, गैस होगा। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। कौन? हमारा जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा या गैस होगा। ये हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा कंपाउंड सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा या गैस होगा। तो बहुत आसान काम है। देखो, गैस में क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब जो पार्टिकल होते हैं, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। बहुत ज़्यादा पास का मतलब इस तरीके से एकदम डेंस्ड होते हैं, डेंसली अरेंज्ड होते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई किसकी, सॉलिड की, कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोज पैक होते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड में बेटा, तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर हम यहीं पे गैस की बात करें बेटा, तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। यानी गैस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और सॉलिड में एकदम कम होती है। तो देखो, जब ये बहुत ज़्यादा पास है, इसका मतलब दो चीज़ें बहुत क्लोज हैं। इसका मतलब उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। चीज़ें दूर दूर हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, कम है। तो जब कोई भी चीज़ एक दूसरे के बहुत पास आ जाए तो आप समझो को अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है। दूर जा रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, और यहाँ पे पास पास है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं। तो अब बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने से कंपोनेंट कैसा होता है, सॉलिड होता है, और अगर नहीं है तो लिक्विड और गैस होते हैं। तो आपको हम बेसिकली बताएं कि इनका जो फिजिकल स्टेट होता है ये दो स्टेट में पाए जाते हैं, या तो लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड और गैस होते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली समझाएं तो ये तो या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ। और आयनिक कंपाउंड की बात करें जो पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं, वो मेजॉरिटी कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर आयनिक सॉलिड होते हैं तो कॉमन सेंस है कि आयनिक जो बॉन्ड होता है, यानी जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन जब आपके कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो कैसे होते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो गैसेस स्टेट में जाएगा तो उसका बॉन्डिंग उतना ही वीक होता जाएगा, लिक्विड में आएगा तो बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है, समझ में आती। अब वो मैटर करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे भी कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आपको हम ये बताएं कि ये मेजॉरिटी क्या होते हैं, इनका जो कंपोनेंट होते हैं वो लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है,
जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वो कौन से स्टेट में भी एग्जिस्ट करने लगते हैं, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको बेसिक फंडा ये समझना है कि कोवेलेंट कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फेजेस में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी कंपाउंड लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तीनों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर लिक्विड और गैस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड कंडीशन में भी पाए जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। फिजिकल स्टेट समझ में, फिजिकल स्टेट का मतलब फिजिकल कहानी क्या है इसकी समझ में आई। अगली बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अब बताएं, जब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि दो केसेस बनते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमने आपको पढ़ाया था, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर भी होते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर नेचर के होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर नेचर के होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? तो देखो, जो पोलर होते हैं, जैसे अगर HCl ले ले तो HCl में H और Cl ये लगे हुए हैं, पोलर है ना, H और Cl है, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट लोगे H और Cl, ये भी रहेगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव। अब समझने की बात क्या है कि ये जो पॉजिटिव वाला है वो अपने नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो जब सारे मॉलिक्यूल प्लस और माइनस वाले जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम नाम देंगे, आगे चल के हम पढ़ाएंगे, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इस वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कंपोनेंट, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये फोर्स लगेगा, ये पार्टिकल उतने पास आएंगे और गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड की तरफ माइग्रेट करेंगे। अब आप समझो, अगर यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, चीज़ें लिक्विड और सॉलिड में जाएंगी, ये कम होगा तो चीज़ें दूर दूर रहेंगी, गैस में जाएगा। H2 ले लो, H2 में क्या होता है अब बताओ। आपको जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया वो देखो, H2 है, दिमाग लगाओ, सेम मॉलिक्यूल है। अब अगर H2 के सेम मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, किसी के बीच में कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, तो ऐसे केस में ये कौन से स्टेट में पाया जाएगा, गैसियस में, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर होंगे, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले से पोलैरिटी है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये कौन से में, लिक्विड या सॉलिड में एग्जिस्ट करने लगेंगे। आ रही बात समझ में? तो कंपोनेंट आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में, उसके लिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। अब बताओ, अब पहले समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। आप कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप उसको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताएंगे? याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कोई कह दे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे द टेम्परेचर अबव विच लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, इस चीज़ को हम समझाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड पार्टिकल फिलअप किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड है। तो अब जब आप इसको हीट करते हो तो लिक्विड के पार्टिकल वेपोराइज होना शुरू होते हैं। ठीक, हर एक चीज़ के ऊपर एक ऊपर से प्रेशर लगता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम सब लोग ATM, सिंबल में ATM, हम सब लोग जिस प्रेशर पे हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर ये प्रेशर ना लगे तो हम यहाँ रह नहीं सकते, हम लोग फ्लोट करने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। कोई भी जिसको स्पेस से बाहर भेजते हैं उसके लिए क्या होता है, जिसको भी हम अपने अगले दूसरे किसी प्लैनेट्स पे भेजते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो स्पेस में जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रेशर कम करते हैं ताकि वो फ्लोट कर सकें। तो फ्लोट करने का मतलब ताकि हम ईजिली डाइजेशन या जो भी हमारी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हो सके।
तो यहाँ पर जब हमारा प्रेशर जो होता है, जब 1 atm प्रेशर होता है, तो लिक्विड जब वेपर होते हैं तो ये प्रेशर बढ़ता जाता है। अब जब इधर से जो प्रेशर लग रहा है और इधर से जो प्रेशर लग रहा है, जब दोनों इक्वल होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ध्यान से, ये कौन सा प्रेशर है? ये वेपर प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? वेपर प्रेशर। ये कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ the temperature at which the vapor pressure of a liquid equal to atmospheric pressure is called boiling point। तो सीधी सी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ a liquid is equal to its atmospheric pressure is called boiling point। ठीक है। अब बताओ, अगर इसको वेपर फेज में जाना है तो वेपर में जाएगा तो अकेला मॉलिक्यूल जाएगा, और जब अकेला मॉलिक्यूल जाएगा तो उसको अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको उसे तोड़ना पड़ेगा। तो वो अपने अट्रैक्टिव फोर्स को कैसे तोड़ सकता है? समझो, अगर ये HCl का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, जब आप इसको एनर्जी, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, अब हम इसको बाहर से क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी देंगे तो क्या होगा? वाइब्रेट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूर जाना स्टार्ट करेगा, और जब दूर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जब इसका टूट जाएगा जिस एनर्जी से, तो ये माइग्रेट करके वेपर फेज में चला जाएगा, क्योंकि यही बॉन्ड तो इनको खींच के लिक्विड या सॉलिड में लाया था। और जब आप इसको एनर्जी दोगे तो यही बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये लिक्विड से कहाँ चला जाएगा? यही कंपोनेंट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन पे आ चुका है। तो अब बताओ, इसको जो एनर्जी आप दोगे ना, तो एनर्जी दोगे तो ये किस बात पे डिपेंड करे? जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और ये बॉन्ड जितना वीक होगा हमें एनर्जी उतनी कम देनी होगी, ये उतने इजीली वेपर फेज में जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आपको समझना क्या है कि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है। फिलहाल में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। ठीक है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा आयनिक बॉन्ड से क्या होता है? वीक होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का केस। तो पहला फिजिकल स्टेट तीनों में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इनका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से कम होता है, और कोवेलेंट में जो पोलर होंगे उनका ज़्यादा होगा, जो नॉन पोलर होंगे उनका कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है कि अगर हम कंपाउंड की बात करें तो सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं पहले। सॉल्युबिलिटी का क्या केस है? फिजिकल स्टेट पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरे पॉइंट पे हम डालते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है इनकी सॉल्युबिलिटी। तो अब देखो सॉल्युबिलिटी का क्या केस है? सॉल्युबिलिटी तो देखो ये कैसे कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट है यानी नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर यानी कहीं भी आयनिक कैरेक्टर इनका कम होता है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर कम है तो ये कहाँ सॉल्युबल होंगे, कहाँ इनसॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम होती है। या ऐसे समझो, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वहाँ पर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड को वाटर के अंदर डालें तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर इसी को हम किस में डाल दें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। नमक को पानी में डालोगे तो नमक जल्दी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नमक आयनिक है और वाटर भी पोलर होता है। तो पोलर में जब आयनिक को डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं पानी के अंदर जब आप चीनी को डिसॉल्व करते हो तो पानी चीनी के अंदर ईजिली डिसॉल्व नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे सर हो तो जाती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसका रीज़न कुछ और है, किसी और वजह से होती है। जिस वजह से होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वो हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। लेकिन वो उतने आसानी से नहीं सॉल्युबल हुई जितने आसानी से नमक हो जाता है। लेकिन अगर इसी को चीनी को अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अल्कोहल में या
बेंजीन में, फिनॉल में, ऐसी जगहों पे डिसॉल्व करें तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपको एक बात बता दें, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, यानी जैसा कंपोनेंट होता है वो उसी टाइप के कंपोनेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि जैसा होगा वो उसी टाइप के कंपोनेंट में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, फिर अगली हम बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड से कि ये कुछ छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम बात करेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ मॉलिक्यूल कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं, वो चीज़ हम सीखेंगे। ये तो बात हो गई व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हमारी टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट H2O। अगर कोई कहे आप H2O में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाइए। चलिए H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 हो गया। ठीक है, अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो S के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और P वाले में आपके पास 4 हैं, तो ये 2 हो गए, सिंगल और सिंगल। ठीक है, अब समझना क्या है कि ये वाला जो होता है इसे हम लोन पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। वैसे इसको भी हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर कहते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में लोन पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, LP से। किससे, LP से। तो कितने लोन पेयर हो गए, 2। और ये वाले जो होते हैं सिंगल वाले जो एक एक हैं, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BP से। तो अब समझो बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। हाइड्रोजन को कितने, 1। तो अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करने वाला है, शेयरिंग करने वाला। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए अब क्या करना है, तो 2 तो लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2। तो लोन पेयर को हमेशा हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो, एक ये हो गया और ये एक हो गया, छोड़ दो उसको। अब क्या बचे, 2 ये सिंगल वाले बचे। तो सिंगल में मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, कहीं भी आप दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हाइड्रोजन हो गए। अब समझना कैसे है कि हाइड्रोजन का एक ये हो गया, इसका एक ये हो गया, इस हाइड्रोजन का भी, दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दो। उसके 4 वहाँ हो गए, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। देखो 2, ये ब्लैक वाला ये जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन का है, ये रेड वाला हाइड्रोजन का है, तो ये बन गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब ऐसे और जनरल बनाना चाहोगे तो सिंपल ऐसे कर दो, 2 है तो अब इसको कैसे हम दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे दिखा दो, 5 6 ऐसे हाइड्रोजन ले लो, कट, इधर भी ले लो, कट। ठीक है, अब आप कैसे दिखाओगे, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, और ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट एक्चुअल में सही यही है, आपको यही वाला बनाना है, ये आपको आना चाहिए H2O में। अब ले लो ऐसे दूसरा अमोनिया ले लो। सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, NH3। सीख लो इसको। अब अगर NH3 ले लोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p3 हो गया। अब अगर ऐसा है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और P के 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये वाला जो दिख रहा है ये आपका बन गया लोन पेयर, और ये तीनों बन गए आपके बॉन्ड पेयर। क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो अब देखो, तो नाइट्रोजन के पास ये नाइट्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ मान लो, एक हाइड्रोजन यहाँ मान लो, एक हाइड्रोजन यहाँ मान लो, और 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि लोन पेयर था तो 2 को वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीनों जो ब्लैक रेड वाले दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो वाला दिख रहा है आपको, ये वाला किसका दिख जाएगा, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। अब बोलो, अब जब ये नाइट्रोजन का दिख गया तो यहाँ से देखो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, तीनों हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हैं, और ये जो ओवरऑल है ये नाइट्रोजन का हो गया।
तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसका ये कंप्लीट हो गया, डुप्लेट, तो दोनों खुश हैं। अब क्या होगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को हम सिंपल में दिखाना चाहें तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एच एच एच, और चूँकि ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये एक हो गया इसका, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका भी दिखा सकते हैं, ये एक हो गया इसका, ये एक हो गया इसका, ये एक हो गया इसका, तो ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये टोटल ये हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक H2O और एक कौन, अमोनिया। दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा कोई भी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग की वजह से बनता है उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और वो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अब और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, और इस बार हम जिस कंपाउंड में फॉर्मेशन कर रहे हैं वो है हमारा CH4, मीथेन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। अब 2p2 होता है तो यहाँ पर देखो तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में 3 ऑर्बिटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ी सी बात स्टेबिलिटी की नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक समस्या है कि एक ऑर्बिटल खाली है और एक ऑर्बिटल ऐसा है उसी वैलेंस शेल में जो फुलफिल्ड है, तो ये कहलाता है इसका ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट कहलाता है। अब ये अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड में, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। तो ऐसा जब करेगा तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, और सॉरी 2 नहीं, इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 ऑर्बिटल हैं तो तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, मतलब 4 के चारों क्या बन गए, बॉन्ड पेयर बन गए। अब आपको एक बात नहीं समझ में आ रही कि इससे पहले हमने क्यों नहीं उनको अनपेयर्ड किया और अभी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे पास क्या थी, जगह नहीं थी उसे अनपेयर्ड करने की, हम एक्साइट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्बिटल खाली है, हम इसको यहाँ भेज सकते हैं, और ऐसा भेजने से बॉन्ड पेयर बढ़ जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर लोन पेयर ना हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमेशा मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर को मिनिमाइज़ करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड पेयर में ही स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो लोन पेयर को चेंज करके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड पेयर हो गया तो 4 बॉन्ड बन गए, तो अब हम आराम से 4 हाइड्रोजन ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आप कहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये एक इसका हो गया, इसका हो गया, फिर एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका आपको दूसरा शेयर बनाना है तो दूसरे तरीके वाला, तो आप कार्बन ले लीजिए, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के चारों साइड दिखा दीजिए, ऐसे दिख गए। अब ऐसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, मान लीजिए आपको अलग दिखाना है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को कट का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब ऐसा करने के बाद आप इनको क्या कर लीजिए, सर्कल कर दीजिए। ये देखिए ये चारों तो हाइड्रोजन के हो गए और यहाँ से पूरा उठा के साथ मर्ज कर देंगे, कार्बन के हो गए। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल में। कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा। अब कुछ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं उसको। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वाई फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ। फास्फोरम PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों बनाता है, बट नाइट्रोजन फॉर्म ओनली NH3 फॉर्म ओनली, बट नाइट्रोजन फॉर्म ओनली NH3। यहाँ पे ओनली NH3 या NH5, मतलब कुछ भी नाम से पूछा सकता है। NCl3 भी पूछ लेता है कोई, कुछ लोग NH5 पूछ लेते, NH3 पूछ लेते हैं, जो भी NCl3 या NH3 और नॉट NCl5 और NH5। मतलब कहने का मतलब ये है
कि जब आप फास्फोरस की बात करते हो, फास्फोरस भी ये दोनों बनते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की केस करें तो नाइट्रोजन में केवल NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, यानी NH3 बनता है लेकिन NH5 नहीं बनता। इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों में से कोई जवाब देगा क्या होता है? जिसको आता रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा सर हमको ये पहले से पता है, हम जान रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, वाई फास्फोरस फॉर्म है PCl3। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, आंसर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर में देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो ये हो गया आपका 1s2, 2s2 और 2p3, एज यूजुअल जानते हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड सेल में हैं तो सेकेंड सेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये P के आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसा कि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके पास और कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर सके। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता तो ये नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर देता? इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में बदल देता, लेकिन इसके पास स्पेस नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कितने केवल बॉन्ड बना सकता है? केवल 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी हम कर सकते हैं so it have 3 bond pair electron, so it form NH3। ठीक, अब क्या होता है? बट एक्साइटेशन of electron does not occurs, so it do not form NH5। भाई अगर इसके पास 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये NH5 बना देता, लेकिन इसके पास 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं इसलिए ये NH5 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब ये 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट नहीं कर पा रहा है। अब यहीं पे बात करते हैं हम किसकी? फास्फोरस की। नाउ अब अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एटॉमिक नंबर 15। तो इसको लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब हम थर्ड सेल में एंट्री मारते हैं तो थर्ड सेल में d ऑर्बिटल भी होता है, तो हम इसको 3d0 लिख सकते हैं क्योंकि थर्ड सेल में d सब सेल अवेलेबल होता है तो हम d0 लिख सकते हैं। अब देखो, अब जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा s में कितने? 2, ठीक, P में कितने? 3, ठीक, S में 2, P में 3 और D जो है वो आपका पूरी तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली है, D में कोई नहीं है। अब क्या होगा? ये इसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। कौन सा? ग्राउंड स्टेट है। और यहाँ पे क्या कर सकता है ये? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो यहाँ देखिए, सो इन ग्राउंड स्टेट फास्फोरस फॉर्म्ड PCl3। फास्फोरस क्या कर सकता है? PCl3 का फॉर्मेशन कर सकता है। अब हम बात करते हैं इन एक्साइटेड स्टेट। अब हम फास्फोरस को उसके एक्साइटेड स्टेट में लेके चलते हैं। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इस D में चला जाएगा। तो जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन S में, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका 3p है, 3p के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन और
3D जो आपका आ रहा है 5 ऑर्बिटल वाला, एक रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू 5। कितने हैं? 5। सो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 5। सो फास्फोरस फॉर्म PCl5 ऑल्सो। तो इस तरीके से फास्फोरस PCl5 का भी फॉर्मेशन कर सकता है। उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है क्यों फास्फोरस के PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है लेकिन नाइट्रोजन केवल NH3 बनाता है, NH5 नहीं बनाता। कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि फास्फोरस अपनी 3 और 5 दोनों वैलेंसियाँ शो करता है लेकिन नाइट्रोजन केवल अपनी वैलेंसी 3 शो करता है, अपनी 5वीं वैलेंसी शो नहीं करता। इसका आंसर मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे, जब मैं वैलेंसी पढ़ा रहा था आपको तभी मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने तक? उनके वैलेंस सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों तक। लेकिन जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में है, तो सेकेंड पीरियड में जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, रिजल्टिंग केवल 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन फास्फोरस थर्ड सेल में चला गया, थर्ड सेल में इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हैं तो ये अपनी वैलेंसी को 5 तक एक्सटेंड कर सकता है। अब समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, नोट करो। हो गया? चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ, दोनों बनता है, लेकिन इट फॉर्म PH3 नॉट एंड PH5। PH3 बनता है, PH5 नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है दोनों बनता है। अब यहाँ पर वैलेंसी वाला मैटर नहीं रह गया, क्योंकि वैलेंसी होता तो 5 तो बना रहा है ना, तो यहाँ पे भी 5 बनना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ मिल करके केवल उसकी 3 वैलेंसी तक एग्जिस्ट कर पाता है, यानी उसको उसके एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा पाता, क्योंकि अगर वो ले जा पाता तो 5 भी शो करा देता। तो फास्फोरस उसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा पा रहा है। लेकिन अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन उसकी 3 और 5 दोनों दिखा रहे हैं, यानी क्लोरीन उसको उसके एक्साइटेड स्टेट में ले जा पा रहा है। अब इसका आंसर आप समझिए। फास्फोरस क्या होता है कि देखो, होता क्या है कि अगर हम बात करें इनके शेयरिंग की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 3। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, फ्री स्टेट में पड़े हुए हैं, कोई भी आए, कम एनर्जी वाला, ज़्यादा एनर्जी वाला, सबके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन अब ये जो पेयर्ड कंडीशन में दिखाई दे रहा है, ये पेयर्ड कंडीशन में ये जो इसके पास है, इसको अनपेयर्ड करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी इसको जो प्रोवाइड करेगा वही इसके इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकता है। ठीक है, तो अब क्लोरीन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इसके इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर दे। लेकिन जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन इतना एनर्जी नहीं दे पाता कि वो इसके इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर पाए, इसलिए फास्फोरस फॉर्म नहीं कर पाता। तो अब कोई कहे अगर इसका आंसर क्या लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे बिकॉज हाइड्रोजन डज नॉट प्रोवाइडेड सफिशियंट एक्साइटेशन एनर्जी टू द फास्फोरस एटम, यानी हाइड्रोजन एटम फास्फोरस को सफिशिएंट अमाउंट में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एक्साइटेशन एनर्जी, वो नहीं दे पाता। और जब वो उसको एक्साइटेशन एनर्जी नहीं दे पाता तो फास्फोरस के साथ वो PH5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। वाइल क्लोरीन हैव एबिलिटी टू एक्साइट देयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो क्लोरीन कैन फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ। जबकि हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो केवल PH3 बना रहा है, PH5 नहीं बना रहा है। तो ये आपका हुआ कोवैलेंट बॉन्ड और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।